हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम कंटिन्यू करने वाले हैं केवीएस टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था डिपार्टमेंटल वाला, तो उसके तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सॉल्यूशन को, तो इसके हाफ क्वेश्चंस को तो डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज सॉल्ट शुड बी डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन विद अ पीएच लेस देन 7। देखो उसने ये बोला है कि आपको एक सॉल्ट दिया है जिसे आप वाटर में डिजोल्व करते हो, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन का पीएच क्या आता है भाई, लेस देन 7 आता है। तो देखो आपको पीएच रेंज पता होगी क्या होती है भाई, 7 पे न्यूट्रल होता है, ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या होता है भाई, वो अगर अप टू 14 तक होता है तो वो क्या होता है भाई, बेसिक इन नेचर होता है। और लेस देन 7 का मतलब क्या है कि यानी कि 7 से जब 1 की तरफ क्या है भई, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, 0 की तरफ जाता है, तो ये वैल्यू क्या होती है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये एसिडिक इन नेचर है। तो अब यहाँ पर देखो पीएच लेस देन 7 है, इसका मतलब वो कैसे सॉल्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे, तो वो कैसे नेचर का होगा, एसिडिक इन नेचर का होगा। अब एसिडिक इन नेचर वो तभी होगा सॉल्यूशन, जब यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट भी कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। अब एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्ट होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। तो देखो सॉल्ट बेसिकली कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करा दो, तो एसिड प्लस बेस यहाँ पर रिएक्शन करके क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और प्लस में क्या होता है भाई, वाटर एलिमिनेट हो जाता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल हमने लिया HCl, ये एसिड है। बेस आपने लिया, बेस क्या है भाई, यहाँ पर देखो NH ले सकते हो, QH ले सकते हो, और कोई दूसरा बेस भी ले सकते हो। सेम ऐसे यहाँ पर दूसरे एसिड्स भी ले सकते हो। इन दोनों ने रिएक्शन किया, और यहाँ पर रिएक्शन करके क्या बन गया अभी, NaCl सॉल्ट बन गया, और प्लस में क्या होता है, वाटर एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट बना है, तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये यहाँ पर ये क्या है भाई, सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर है। और साथ के साथ इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब ये जो सॉल्ट होते हैं ना, ये भी 3 तरह के होते हैं। कौन-कौन से, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो देखो एसिडिक सॉल्ट वो होंगे जब रिएक्शन करते हो आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की। जब आप एसिड कैसा लेते हो, स्ट्रॉन्ग लेते हो, और बेस कैसा लेते हो, वीक लेते हो, तो जो यहाँ पर रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन वाली, वो कौन-सी होती है भई, क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो, एसिडिक सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ से देखो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन गया, और ये वाटर एलिमिनेट हो गया, और ये क्या बन गया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और ये किसका एग्ज़ाम्पल हो गया अभी, एसिडिक सॉल्ट का। सेम ऐसे ही देखो जब आप क्या कर दोगे, वाइस वर्सा कर दोगे। अब आपने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और वीक एसिड लिया है। जो भी आप स्ट्रॉन्ग लोगे ना, वही क्या होगा, यानी कि वही डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, उसी का सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लिया है, NaOH। इसकी रिएक्शन आपने की वीक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ। जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पर ये क्या बन जाता है, सोडियम एसीटेट, विच इज़ अ बेसिक सॉल्ट। ये किसका एग्ज़ाम्पल है भाई, बेसिक सॉल्ट का। फिर देखो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं। अब न्यूट्रल सॉल्ट तब बनेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए कैसा सॉल्ट बन गया, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर जब वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर भी क्या है भाई, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, वीक है। और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट वाटर तो बनता ही है। अब देखो यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखो ये क्वेश्चन किस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट यहाँ पर देखो आपको ये दिया ही है। तो यहाँ पर देखो ये आपको दिया ही है सोडियम एसीटेट, तो ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। बट यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मतलब, बट यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा क्या है, एसिडिक सॉल्ट के बारे में बना है, बट यहाँ पर ये कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, पोटाशियम नाइट्रेट। क्या दिया है अभी, पोटाशियम नाइट्रेट। तो पोटाशियम नाइट्रेट क्या है, देखो पोटाशियम यानी कि ये बेस से आ रहा है, जैसे के क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, और नाइट्रेट कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा, KOH और HNO3। और ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बना लेगा, पोटाशियम नाइट्रेट, यानी कि ये फॉर्म करेगा KNO3 और प्लस में वाटर। ये बन गया, तो ये पोटाशियम नाइट्रेट बन गया है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा देखो, सॉरी अमोनियम नहीं है, एल्युमिनियम क्लोराइड है। तो देखो एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, जो बेस लोगे वो क्या लोगे भाई, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड लोगे, AlOH का थ्राइस, और यहाँ पर क्या है भाई, और साथ में जो इसके ये लोगे HCl, ये क्लोराइड कहाँ से आएगा, HCl एसिड से आएगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा भी, AlCl3 बना लेगा।
AlCl3 और प्लस में यहाँ पर क्या है, ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सेकंड में और थर्ड क्वेश्चन में देखो इसमें एक तरह से क्या है, ये दोनों ही एसिड और जो बेस है ना स्ट्रॉन्ग ही बनेंगे। HNO3 भी स्ट्रॉन्ग ही होता है, बट इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनेगा, HCl की जो एसिडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये एसिडिक इन नेचर बनेगा ज़्यादा। और यहाँ पर ये वीक बेस है, यहाँ पर ये वीक बेस में हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते इतना, ये ज़्यादा वीक बेस बनेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या है देखो, इसका मतलब यहाँ पर जिसके लिए पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आएगी वो क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है देखो, वीक बेस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। HCl यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए ना उनमें सब में से स्ट्रॉन्ग एसिड यही बनेगा, HNO3 से भी ज़्यादा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेसिकली क्या होते हैं, वैसे ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो बेसिक बेस के साथ भी और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं भाई, एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल क्या ध्यान रखने हैं इसकी, Al2O3 ZnO। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एल्युमिनियम का ऑक्साइड। देखो यहाँ पर जैसे ये रिएक्शन दिखाई हुई है, एल्युमिनियम का ही आपने यहाँ पर देखो ऑक्साइड लिया और इसकी आपने HCl के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया और ये वाटर एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही आपने देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड की बेस बेस लिया, अब हमने क्या यहाँ पर NaOH लिया, इसके साथ रिएक्शन कराई तो भी यहाँ पर ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। तो देखो इस तरह से ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, विच मेटल विल रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। ये पूछा है कि यहाँ पर जो 4 मेटल्स आपको ऑप्शंस में दी हैं कि इनमें से कौन सी मेटल विग्रेसली वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तो देखो सोडियम और जो पोटेशियम होती है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होती है मेटल्स, और ये इवन कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेती है। तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हो तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो मेटल होती है ना पोटेशियम, वो सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होती है। देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर है। इस तरह से जो टॉप पे मेटल होती है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होती है, और जो बॉटम में होगी वो क्या होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो प्लैटिनम दिया हुआ है आपको। फिर यहाँ पर देखो ये जो इसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर दिखा रखा है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि इसने वाटर के साथ बोला है। वैसे तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही इवन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, बट यहाँ पर मोस्ट आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट के बारे में बात किया है तो सबसे ज़्यादा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, मेटालिक जिंक विल नॉट रिड्यूस, की जो जिंक मेटल है वो किसको रिड्यूस नहीं करेगी इन चारों ऑप्शन में से। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो टॉप पे मेटल्स होती हैं वो कैसी होती है, ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होती हैं, यानी कि ऊपर की साइड टॉप की तरफ जब हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और डाउनवर्ड क्या होता है भाई, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, कि जो भी मेटल ऊपर होगी, देखो अब वो मेटल जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्युमिनियम है, तो अब इससे जो भी नीचे वाले होंगे वो क्या है, इससे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं भाई, रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इसको इसके प्लेस से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम क्या है भाई, जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है, आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ये एल्युमिनियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर है एज कम्पेयर टू दीज मेटल्स। तो ये वीक में मतलब जो इसके कंपैरिजन में वीक है उनको उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, और जो भी ऊपर है उन वालों को कर नहीं पाएगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे ही ध्यान रखना है। देखो ये इसमें ये दिया है कि जिंक विल नॉट रिड्यूस, तो जिंक किसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो देखो जिंक को देख लो और फिर बाकी मेटल्स देख लो, कॉपर है, हाइड्रोजन है, सिल्वर है और एल्युमिनियम है। तो देखो यहाँ पर जो आपको ये दिया है, कौन सी मेटल के लिए पूछा है, जिंक के लिए, तो देखो जिंक ये है। अब जिंक से ऊपर जब आप देखोगे तो एक ही मेटल है, कौन सी, एल्युमिनियम। अब यानी कि जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर कौन है, एल्युमिनियम है। तो यानी कि एल्युमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, बट जिंक एल्युमिनियम को नहीं कर पाएगा। बाकी देखो सब आपको नीचे दिए हैं, कॉपर भी, हाइड्रोजन भी और एक सिल्वर दिया था, तो ये सिल्वर भी देखो नीचे ही है। तो यानी कि इनको तो ये डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, बट मोर वालों को नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, Al+3 आयन आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सेल कंटेनिंग अ कॉपर इलेक्ट्रोड। आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस कर रहे हो। बेसिकली हम कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मेटल को प्योरीफाई फॉर्म में लाने के लिए जो भी प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है भाई, कौन सा मेथड से करते हैं, मेटलर्जी से करते हैं। और मेटलर्जी में एक मेथड होता है इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर में लाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ये हम कैसे करते हैं, एक ही इस तरह से बीकर सा लेते हैं, इसमें सेटअप बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक इम्प्योर कॉपर की लेते हैं और एक प्योर कॉपर की लेते हैं।
जो इम्प्योर कॉपर वाला होता है वो कौन-सा होता है भई? एनोड होता है और एनोड पे कौन-सी रिएक्शन होती है भई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है भई? इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो भी कॉपर इम्प्योर कॉपर रहता है वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा? कॉपर प्लस 2 आयन बनेंगे और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और क्या होता है फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहाँ क भई दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ पर क्या होता है? ये जो दूसरा वाला कॉपर ये रहता है कॉपर का इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है? ये क्या करता है भई यहाँ पर इस पे आकर ये जो कॉपर एटम्स होते हैं, ये क्या होते हैं अभी अटैच हो जाते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। एनोड पे तो बेसिकली क्या होता है ऑक्सीडेशन। दूसरे वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, उसपे क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और कॉपर मेटल आती है, तो कॉपर प्लस 2 आयन से क्या बन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बन जाता है। तो यानी कि क्या होगा बेसिकली कैथोड पे आपको प्योर कॉपर मिलता है और एनोड पे क्या होता है अभी इम्प्योर कॉपर मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा देखो, ऑप्शन नंबर ए क्योंकि उसने इम्प्योर कॉपर पूछा था कि इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड कौन-सा होता है, तो कौन-सा होता है अभी एनोड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पर व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रैन्युलीज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल इवॉल्व। तो देखो इसने ये पूछा है, ये क्वेश्चन क्लास 10th की जब हम एक्टिविटी देखते हैं क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में आप एक्टिविटी देखते हो तो वहीं पर ये क्वेश्चन हैगा। तो क्या होता है बेसिकली आपने जैसे कि बीकर लिया है या फिर फ्लास्क लिया है, ठीक है? इसके अंदर एसिड है, यहाँ पर एसिड आपने सपोज़ ले लिया H2SO4 और इसमें क्या कर रहे हो ज़िंक ग्रैन्युलीज़ यानी कि ज़िंक मेटल के छोटे-छोटे पीसेज़ हैं वो आप ऐड करते हो। तो यहाँ पर कौन-सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो देखो ये हमने पढ़ा ही है कि एसिड प्लस में मेटल यानी कि एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है भई हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और प्लस में क्या करता है भई सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पर एसिड क्या है देखो H2SO4 तो यानी कि H2SO4 और जो मेटल है वो कौन-सी है भई ज़िंक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा ज़िंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और प्लस में क्या है भई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो यानी कि इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या बन जाएगा? कौन-सी गैस रिलीज़ होगी भई? हाइड्रोजन तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर व्हिच टाइप ऑफ कंपाउंड इज़ देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको और इसमें ये पूछा है कि कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3 ये वाला कौन-सा फंक्शनल ग्रुप होता है भई? कीटोन होता है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अगर आपको इसका नोमेनक्लेचर करना हो तो क्या हो जाएगा भई? कितने कार्बन का कंपाउंड है ये? 4 का 1, 2, 3, 4 तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटानॉन या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन द प्रोडक्ट ऑब्टेन आर यहाँ पर क्या कर रहे हैं भई? कंबशन रिएक्शन कर रहे हैं किसके लिए? ब्यूटेन के लिए और प्रोडक्ट क्या बनेंगे? तो देखो जब भी कंबशन करते हैं हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का जब भी आप क्या करते हो भई कंबशन करते हो, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो यही बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। क्या बनेगा भई? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और साथ में क्या होता है भई? हीट और लाइट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये प्रोडक्ट बनेगा कोई भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे आप, ठीक है? मीथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, कुछ भी ले लो, तो प्रोडक्ट यही बनेंगे जब आप कोई भी हाइड्रोकार्बन को लेते हो। अब यहाँ पर कौन-सा हाइड्रोकार्बन लिया हमने? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्या होता है भई 4 कार्बन का कंपाउंड होता है ये, तो 4 कार्बन का कंपाउंड है तो देखो क्या बन जाएगा ये, इस तरह से बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 और इसका आप कर रहे हो क्या भई कंबशन करते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा भई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। फिर हमें क्या करना है भई रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो एक जनरल इक्वेशन यहाँ पर मैंने बताई हुई है कि ये क्या है, देखो ये हाइड्रोकार्बन का जनरल फ़ॉर्मूला होता है CnH2n+2 अब देखो ब्यूट का मतलब क्या है 4 कार्बन तो यहाँ से आप इसमें जनरल फ़ॉर्मूले में पुट कर दो, तो देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C4 ठीक है? अब यहाँ पर N के प्लेस पे आपको नंबर ऑफ कार्बन पुट करने हैं, तो ब्यूट है, ब्यूट का मतलब क्या है 4 यानी कि 4 कार्बन की चेन है, तो ये क्या बन जाएगा C4H 2n+2 यानी कि 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 + 2 10 तो यानी कि C4H10 है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है 3n+1/2 तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भई 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 1 पुट कर देना है और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा भई जब आप ये 1 पुट करोगे सॉरी 4 पुट करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में तो आपको ब्यूटेन दे रखा है ना, n कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो जब आप ये 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 13/2 तो यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितनी है भई 13/2 है और जो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बनेंगे कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो n नंबर तो यानी कि यहाँ पर 4 था तो यानी कि ये भी कितने बनेंगे 4 बनेंगे और यहाँ पर n+1/2 यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे जितने भी कार्बन है उसमें 1 ऐड कर दो उतने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 4 और ये 5 तो यानी कि बेसिकली ये बैलेंस इक्वेशन बनेगी इसकी। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आप जनरल फ़ॉर्मूले को इस तरह से ध्यान रख के
और फिर आप ये कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर उसने सिर्फ़ आपसे प्रोडक्ट पूछा था, बट ऐसा भी हो सकता था कि इस क्वेश्चन में वो आपको दे दे और फिर बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दे दे, ठीक है? इसलिए मैंने आपको ये इक्वेशन भी बता दी है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्या आ जाएगा भई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर व्हेन इथेनॉल इज़ हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड द मेजर प्रोडक्ट इज़। देखो ये वाला क्वेश्चन ना आप एनवीएस और केवीएस दोनों वाले ही पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखना। ये वाला क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से ज़रूर आया हुआ ही है। हर क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल है आपके पास क्या है C2H5OH। इसकी रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ, H2SO4 के साथ। H2SO4 किसका काम करता है भई यहाँ पर, अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, तो यानी कि ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या प्रोडक्ट बना है भई, इथीन बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक बार मैं ये रिएक्शन आपको ये फ़ॉर्मूला ओपन करके बता देती हूँ। देखो इथेनॉल दिया है, इथेनॉल का मतलब क्या है कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। ऑल मतलब कि ये क्या है, OH ग्रुप लगा है, बाकी जगह क्या कर दो, वैलेंसी पूरी कर दो, तो ये बन गया यहाँ पर CH3CH2OH दैट इज़ इथेनॉल। इसकी रिएक्शन की आपने H2SO4 के साथ। ये क्या करता है, जिस भी कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है, वहाँ से तो ये OH और इससे नेक्स्ट वाला कार्बन, जैसे मैं इसको थोड़ा-सा एक बार रिप्लेस करके लिख देती हूँ, ताकि ये समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर मैं He लिख देती हूँ और इस साइड पे OH बना देती हूँ। तो देखो इस कार्बन पे OH लगा है, तो यानी कि इस कार्बन से तो OH और इससे नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन। इससे नेक्स्ट कार्बन कौन-सा है? ये वाला, तो यानी कि इस कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ से ये इस तरह से मतलब ये क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये दोनों कार्बन ने बॉन्ड ब्रेक किया है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी को पूरी करने के लिए क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यानी कि यहाँ पर ये देखो क्या बन गया प्रोडक्ट, इथीन। तो ये थी इसकी कंप्लीट रिएक्शन कि किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, एनी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज क्लासिफाई एज ऑक्टेन मस्ट हैव इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो अब यहाँ पर उसने आपसे क्या पूछ लिया, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया। ऑक्टेन क्या है, देखो अल्केन यानी कि ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाला ही। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी कि अल्केन्स जो होते हैं, बेसिकली देखो हाइड्रोकार्बन अल्केन भी होते हैं, अल्कीन भी, अल्काइन भी, बट तीनों का जो जनरल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो डिफरेंट होता है। अब उसने यहाँ पर अल्केन दिया है यानी कि ऑक्टेन, ऑक्टेन बोला है ना, अगर ऑक्टीन बोला होता तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर अल्कीन होता, बट यहाँ पर ऑक्टेन दिया है, तो यानी कि यहाँ पर कैसे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड वाले, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। तो यहाँ पर देखो जो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। अब ऑक्ट दिया है, ऑक्ट का क्या मतलब होता है, 8 कार्बन। तो यहाँ पर n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 8, तो ये क्या बन जाएगा C8। अब यहाँ पर n के प्लेस पे 8 पुट करो, क्या हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। यहाँ पर n के प्लेस पे 8 पुट करेंगे ना, 2 8 ज़ा 16 प्लस 2 क्या आ जाएगा 18। तो ये क्या आ जाएगा अभी, C8H18। तो ये हमारे पास ऑक्टेन का जनरल फॉर्मूला आ गया C8H18। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया है अभी, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे देखो अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, CnH2n, यानी कि जो आपने अल्केन में 2n+2 लिखा था ये नहीं होता है। और ऐसे ही अल्काइन में क्या बनता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2। ये अल्काइन का यानी कि जिन कंपाउंड्स में क्या होता है भाई ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेन्स इन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो उसने ये पूछा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना बनेगा अगर आपके पास क्या हो, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो। और यहाँ पर साथ-साथ में आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए भई क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, आपको अलग से कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। तो देखो जो 1 मोल होता है, 1 मोल, अगर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करूँ तो वो क्या है, MgCO3 यही होता है। और इसके लिए आपको इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है भई 84.3 ग्राम पर मोल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो इस 1 मोल के अंदर कितने ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं, ये फ़ॉर्मूला है ना इसका MgCO3। यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं, 3 एटम है ऑक्सीजन के। अब एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा भई 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जो 48 ग्राम है ऑक्सीजन, वो कितने मोल बना रही है यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट का, यानी कि कितने मोल यूज़ कर रही है, 1 मोल, और 1 मोल का वेट कितना है यहाँ पर 84.3 ग्राम। तो यानी कि बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है किसके अंदर, 84.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट में। भाई 1 मोल ये इसके इक्वल है ना, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि 84.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 48 ग्राम।
उसने ये पूछा कि 24 ग्राम में कितना प्रेज़ेंट होगा ये मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, 1 के लिए कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 84, तो ये आ जाएगा 84.3 अपॉन में 48। और फिर कितने के लिए पूछा है उसने क्वेश्चन में, 24 के लिए, तो यहाँ पर 24 के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 84.3 अपॉन में 48 इंटू में 24। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 और ये 2, और जब आप इसे कट करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 42.5, 42 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये देखो आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइड। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से पूछा है कि कोलाइड कौन सा नहीं बनेगा। तो देखो बेसिकली क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसी में से एक टाइप का जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होता है भाई, कोलाइड होता है। कोलाइड कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं, और प्लस में इनमें एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं ना, सेम वैसे ही। तो यहाँ पर ये जो मिल्क है, ये क्या होता है, ये बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड होता है। ये क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड होता है। यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है वो भी क्या होता है, लिक्विड होता है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो भी क्या होता है, लिक्विड होता है। देखो फेज एक तरह से यहाँ पर डिस्पर्स जो फेज में बोल रही हूँ ना, वो किसका काम करेगा यहाँ पर, सॉल्यूट का, जिसे हम बेसिकली डिजोल्व करते हैं। और डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम जो है वो किसका काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं, डिस्पर्स फेज, वो भी लिक्विड स्टेट में है, और ये जो डिस्पर्जन मीडियम है वो भी लिक्विड में है। तो ये मिल्क इन मिल्क, ये क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड होता है। और तो ये तो कोलाइड बनाता है, तो ये तो क्वेश्चन मतलब ये तो आंसर बनेगा नहीं इसका। फिर नेक्स्ट देखते हैं मड। जो मड होता है देखो, अब वो क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड होता है। क्या होता है भाई, लिक्विड इन सॉलिड होता है। तो इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोलॉइड, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन देखो आपको दिया है बटर। बटर क्या होता है अभी, बटर होता है सॉलिड इन लिक्विड। बटर क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड। जो फैट्स वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं सॉलिड, और ये कहाँ पे जाते हैं भाई, लिक्विड के अंदर। तो ये भी क्या है, दो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बन रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो बटर है ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, कोलॉइड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस है वो तो कोलॉइड के एग्जाम्पल है, तो यानी कि एक ऑप्शन बच गया, वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 बोरिक एसिड। इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड आंसर फ्रॉम द कोड्स। यहाँ पर देखो आपको ग्रीन हाउस गैसेज पता करनी है कौन कौन सी है। तो देखो ग्रीन हाउस गैसेज आप वैसे भी ध्यान रखना कि कौन कौन सी होती है, जरूरी नहीं है कि इन्हीं ऑप्शन के साथ हो, कुछ भी चेंजेस करके आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है वो कौन कौन सी होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर होते हैं, ठीक है, वाटर नहीं वाटर वेपर होते हैं। और क्या होता है, मीथेन गैस होती है, CH4। और साथ में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, कौन से वाला, N2 होता है मेनली, ओजोन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो देखो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लो। तो देखो वाटर वेपर होता है ग्रीन हाउस में, तो ये तो आएगा। फिर ओजोन भी होता है, तो ये भी आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन गैस नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या है भाई, कॉम्बिनेशन देख लो, ए और बी। तो ए और बी आपको कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डाइसेकेराइड शुगर। यहाँ पर देखो आपको डाइसेकेराइड शुगर के एग्जांपल्स दिए हैं और इनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि इनकी जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स होती है ना, कौन कौन सी होती है, ठीक है। जो ये सेकेराइड होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये शुगर यूनिट्स ही होती हैं, कॉम्बिनेशन से बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो माल्टोज है, माल्टोज जो होता है ये डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है, और इसमें जो मोनोसेकेराइड यूनिट होती है कौन कौन सी होती है भाई, दो। एक तो होती है कौन सी, ग्लूकोज होती है, दूसरी भी कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है। तो यानी कि जो माल्टोज बनता है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है भाई, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो ये ऑप्शन तो आपको गलत दिया है, क्योंकि उसने करेक्ट वाला पूछा था ना, करेक्ट, तो ये सीक्वेंस तो गलत दिया है। यहाँ पर राइबोज के प्लेस पे भी क्या होना था, ग्लूकोज होना था। नेक्स्ट आपको दिया है सुक्रोज। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। जो सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन आपको दिया है लैक्टोज की गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है। तो देखो इसमें एक मोनोसेकेराइड यूनिट तो इसकी करेक्ट है, सेकंड वाली गलत दी हुई है। यहाँ पर फ्रक्टोज नहीं होता, क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। तो जो लैक्टोज होता है ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के जुड़ने से बनता है, कौन सा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, तो यानी कि ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट आया है, ऑप्शन बी। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया, ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड के रिगार्डिंग देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और ये पूछा है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है कि दीज आर नॉन पोलर इन नेचर, कि ये नॉन पोलर इन नेचर होती हैं।
और सेकंड ऑप्शन दिया है आपको कि दीज़ आर फॉर्म फ्रॉम ग्लिसरॉल, तो ये ग्लिसरॉल वाला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। ये ग्लिसरॉल क्या होता है? ये होता है CH2OH, CHOH और CH2OH, ये इससे बनता है, ठीक है? ग्लिसराइड जो होता है ये इससे बनता है। फिर आपको दिया है थर्ड कि ग्लिसरॉल ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ 2 मोल ऑफ OH। तो देखो ग्लिसरॉल का भी मैंने फ़ॉर्मूला बताया, इसमें कितने OH ग्रुप विज़िबल है? देखो 3, और इसने क्या बोला है 2, तो यानी कि यही स्टेटमेंट क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई, ठीक है? तो यानी कि ये पोलर इन ने नॉन पोलर इन नेचर भी होगा, और यहाँ पर जब ये OH ग्रुप होता है ना ग्लिसरॉल का, ये बाइंड करता है और फैटी एसिड के किससे? OH से। देखो किस तरह से यहाँ पर जैसे मान लो ये इस तरह से फैटी एसिड्स दिए हैं प्लस में, ये आपको यहाँ पर दिया है RCOOH, ठीक है? ये कोई फैटी एसिड है, तो यहाँ से क्या है ये OH, ये जो है और ये H, ये इस तरह से जाएगा, और ये यहाँ पर क्या करता है, ये इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के इससे कंबाइन होता है, ठीक है? और ये कंबाइन होकर यहाँ पर ये क्या करता है भई, वो बना लेते हैं, सोप्स बना लेते हैं। क्या बन जाता है भई यहाँ पर? सोप बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इनकरेक्ट आपको यही गिवन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज़ विटामिन ई? यहाँ पर देखो ये कुछ केमिकल नेम्स दिए हैं और इसमें ये पूछा है कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या बनेगा? फर्स्ट आपको दिया है कैल्सिफेरॉल, तो ये बेसिकली विटामिन डी के लिए होता है, और फिर ये साइनोकोबालामिन दिया है, ये विटामिन B12 के लिए होता है, ये डी का बताया है, ये B12 का। और जो टोकोफेरॉल होता है, ये किसके लिए होता है? अभी विटामिन ई के लिए होता है, तो यही क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फूड सोर्सेज फॉर कैल्शियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्या करने हैं? कैल्शियम के फूड सोर्सेज पता करने हैं। तो देखो मिल्क तो होता ही है, ये तो पता ही है मिल्क। तो अब देख लो ए ऑप्शन आपको जिसमें दिया है वो रख लो, बाकी कट कर दो। तो देखो सेकंड ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि इसमें ए नहीं दिया है, क्योंकि मिल्क तो होता ही है। फिर देखो जो राइस है, राइस किसके सोर्स होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं, तो यानी कि इसमें नहीं आएगा कैल्शियम, तो यानी कि सी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो सी जिसमें है वो कट कर दो, तो सी के लिए अब देखो सी आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये भी कट हो जाएगा। अब क्या आ गया यहाँ पर देखो, जो फिश होती है इसमें भी कैल्शियम, ये वाली जो फिश होती है ये भी कैल्शियम रिच होती है और बीन्स भी कैल्शियम रिच होता है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, डी। ये तीनों ही क्या है भई? सोर्सेज़ होते हैं किसके? कैल्शियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन दैट इज ग्लाइकोलिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड? ये पूछा है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस, उसमें कौन सा 3 कार्बन एटम का कंपाउंड नहीं बनता है? तो देखो पायरुविक तो होता ही, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड बोलते हैं, ये तो होता ही 3 कार्बन का है, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसने नॉट पूछा है। फिर जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है, ये भी 3 कार्बन का बनता है। देखो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, ये होता है CH2OH, और यहाँ पर ये क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये क्या होता है इस तरह से CH2, और यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है PO3 2 नेगेटिव। तो देखो ये 3 कार्बन का ही है, 1 2 3, तो यानी कि ये भी 3 कार्बन का होता है। फिर जो ये ग्लिसरेट होता है, ये तो ग्लिसरॉल से बनता है, तो ये भी 3 कार्बन का होता है। अभी पीछे बताया था ना ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पर जो ये होता है ये भी 3 कार्बन का ही होता है। और जो फ्रक्टोज़ 6 फॉस्फेट दिया है, फ्रक्टोज़ देखो 6 कार्बन का होता है, फ्रक्टोज़ 6 कार्बन की चेन होती है, इस तरह से बनता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली इस तरह से होता है, एक साइड ये H और ये OH ग्रुप, और यहाँ पर ये OH और ये H और ये OH और ये H, और फिर यहाँ पर क्या होता है नीचे लास्ट में CH2O PO3 2 नेगेटिव होता है। तो ये जो होता है ना, ये 6 कार्बन की चेन होती है फ्रक्टोज़ में, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि ये 3 कार्बन का नहीं होता है। नॉट वाला पूछा था ना, तो ये 3 कार्बन का नहीं होता, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो हमने केवीएस और एनवीएस के इस ईयर जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे, उनके दोनों के ही हमने सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया है। दोनों के 2-2 एग्ज़ाम हुए थे, एक स्पेशल और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला, और केवीएस में एक डिपार्टमेंटल का हुआ था और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हुआ था, तो हमने दोनों के ही सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया है। तो हम मिलते हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में।